जब आप किसी छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो आपने देखा होगा कि वे अंदर की ओर मुड़ जाती हैं और फिर थोड़ी देर बाद फिर से खुल जाती हैं। ये पत्तियां काफ़ी आकर्षक संरचनाएं होती हैं, है ना? यदि आप विभिन्न पौधों का अवलोकन करें तो आपको विभिन्न आकृतियों और आकारों में कई अलग अलग प्रकार की पत्तियां दिखाई देंगी। लेकिन आंतरिक रूप से पत्तियों की संरचना काफ़ी सरल होती है। इससे पहले कि हम एक पत्ती को माइक्रोस्कोप के नीचे रखें, आइए पत्तियों की आकार की और उनके विभिन्न भागों के बारे में कुछ बुनियादी बातों को दोहरा लें। तो एक सामान्य पत्ती कुछ इस तरह दिखाई देती है। पत्ती के मुख्य हरे भाग को लेमिना यानी फलक या स्तरिका कहते हैं। यह हरे रंग का इसलिए होता है क्योंकि यहीं प्रकाश संश्लेषण होता है। यह फलक पर्णवृंत से जुड़ा होता है जो इसे हवा में थामे रहता है। लेमिना में हम कई रेखाओं जैसी संरचनाएं देख सकते हैं। इनमें से इस मुख्य बड़ी संरचना को शिरा कहा जाता है और इस सिरा से निकलने वाली छोटी संरचनाओं को शिरिका कहा जाता है। मुख्य शिरा और शिरिकाएं पत्ती को सहारा प्रदान करती हैं। अब चलिए हम पत्ती को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं। हम यह कैसे करेंगे? इसका एक तरीका यह है कि हम पत्ती को क्षैतिज रूप से काटकर इसका अनुप्रस्थ काट प्राप्त करें और इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखें। तो चलिए द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों के अनुप्रस्थ काट पर नजर डालते हैं। चलिए पहले द्विबीजपत्री पत्तियों की संरचना को देखते हैं। तो द्विबीजपत्री पत्तियों को डॉर्सी वेंट्रल यानी पृष्ठाधार पत्ती कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इनकी ऊपरी और निचली सतहें अलग अलग होती हैं। हम थोड़ी देर में देखेंगे कि इन पत्तियों को पृष्ठाधार पत्तियां क्यों कहा जाता है। तो द्विबीजपत्री पत्तियों का अनुप्रस्थ काट माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ इस तरह दिखाई देता है और ये द्विबीजपत्री पत्ती के विभिन्न भाग हैं। इनमें से सबसे ऊपरी सतह को एडेक्सियल एपिडर्मिस यानी अभ्यक्ष बाह्य त्वचा कहा जाता है। यह पत्ती की सबसे बाहरी ऊपरी परत होती है यानी पत्ती के ऊपरी भाग में होती है। इस अभ्यक्ष बाह्य त्वचा के ऊपर मोमी क्यूटिकल की एक परत होती है और हम जानते हैं कि क्यूटिकल की यह परत पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से अतिरिक्त पानी की हानि को रोकती है। पत्तियों में पेरेंकाइमी कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इन्हें मीजोफिल यानी पर्णमध्योतक कहा जाता है। और द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में ये पर्णमध्योतक कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, पेलिसेड यानी खंभ पर्णमध्योतक और स्पंजी पर्णमध्योतक। जो पर्णमध्योतक कोशिकाएं अभ्यक्ष बाह्य त्वचा के निकट होती हैं उन्हें खंभ पर्णमध्योतक कहा जाता है। ये कोशिकाएं लंबी होती हैं और इनके बीच बहुत कम अंतराकोशिकीय स्थान होता है, इसलिए ये एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। इन्हीं पर्णमध्योतक कोशिकाओं की ऊपरी सतह पर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की इष्टतम मात्रा को अवशोषित कर पाते हैं। खंभ पर्णमध्योतक कोशिकाओं के नीचे स्पंजी पर्णमध्योतक कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं निचली बाह्य त्वचा के निकट स्थित होती हैं, जिसे एबैक्सियल एपिडर्मिस यानी अपाक्ष बाह्य त्वचा कहा जाता है। इस प्रकार एडेक्सियल एपिडर्मिस या अभ्यक्ष बाह्य त्वचा पत्ती की ऊपरी सतह होती है और एबैक्सियल एपिडर्मिस यानी अपाक्ष बाह्य त्वचा पत्ती की निचली सतह होती है। एबैक्सियल एपिडर्मिस यानी अपाक्ष बाह्य त्वचा के निकट स्थित पर्णमध्योतक कोशिकाएं स्पंजी पर्णमध्योतक कहलाती हैं और इन कोशिकाओं के बीच में बहुत अधिक अंतराकोशिकीय स्थान या वायुकोश होते हैं। ये पेलिसेड यानी खंभ पर्णमध्योतक कोशिकाओं की तरह एक दूसरे से सटी नहीं होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच मिलने वाला यह रिक्त स्थान या वायुकोश पत्तियों के अंदर और बाहर गैसों के विसरण में मदद करता है। स्टोमा यानी रंध्र, जैसा कि हम जानते हैं, पत्तियों पर वे द्वार होते हैं जिनके माध्यम से गैसीय विनिमय होता है। द्विबीजपत्री पौधों में रंध्र मुख्यतः पत्तियों की निचली सतह यानी एबैक्सियल एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं, न कि पत्तियों की ऊपरी सतह पर। वास्तव में कुछ द्विबीजपत्री पत्तियों की ऊपरी सतह पर रंध्र बिल्कुल भी नहीं होते हैं। उनमें जो भी रंध्र होते हैं वह उनकी निचली सतह पर ही होते हैं। लेकिन इसका क्या कारण हो सकता है? क्या आप बता सकते हैं कि पत्तियों की ऊपरी सतह पर रंध्र क्यों नहीं होते हैं? तो हम जानते हैं कि गैसीय विनिमय के अलावा रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी की हानि भी होती है
और पत्तियों की निचली सतह की तुलना में उनकी ऊपरी सतह सूर्य के प्रकाश और पर्यावरण के संपर्क में अधिक समय तक रहती है। इसलिए वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की हानि को रोकने के लिए रंध्र केवल पत्तियों की निचली सतह पर होते हैं। ऊपरी सतह पर रंध्र प्रायः नहीं होते हैं या बहुत कम संख्या में होते हैं। द्विबीजपत्री पत्तियों में शिराएं जालीदार संरचना के रूप में मौजूद होती हैं। ये शिराएं और इनका जालीदार सिरा विन्यास संवहनी ऊतकों फ्लोएम और जाइलम से बने होते हैं। इन संवहनी ऊतकों के चारों ओर मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की एक परत होती है जिसे बंडल शीथ या बंडल आच्छद कहा जाता है। बंडल शीथ कोशिकाएं रूपांतरित पेरेंकाइमी कोशिकाएं होती हैं जो संवहनी बंडलों की सुरक्षा करती हैं और पानी और पोषक तत्वों के परिवहन में भी सहायता करती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि द्विबीजपत्री पत्तियों को डॉर्सी वेंट्रल यानी पृष्ठाधार पत्ती क्यों कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इनमें एक ऊपरी सतह होती है जो पेलिसेड यानी खंभ पर्णमध्योतक से बनी होती है और एक निचली सतह होती है जो स्पंजी पर्णमध्योतक से बनी होती है। इसे समझने के बाद आइए अब एक बीजपत्री पत्तियों की संरचना को देखते हैं। तो एक बीजपत्री पत्तियों को आइसोबाइलेट्रल यानी समृद्धि पार्श्व पत्तियां कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इनकी ऊपरी और निचली सतहें एक समान होती हैं। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए एक बीजपत्री पत्ती के अनुप्रस्थ काट को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं। इस अनुप्रस्थ काट को देखने से पता चलता है कि एक बीजपत्री पत्तियों की संरचना भी काफ़ी हद तक द्विबीजपत्री पत्तियों के समान होती है। जैसे इसमें भी एडेक्सियल एपिडर्मिस यानी ऊपरी बाह्य त्वचा और एबैक्सियल एपिडर्मिस यानी निचली बाह्य त्वचा होती हैं और इन दोनों के ऊपर मोमी पदार्थ क्यूटिकल की परत भी होती है। इनमें भी फ्लोएम जाइलम और पर्णमध्योतक कोशिकाएं होती हैं। लेकिन अंतर यह होता है कि द्विबीजपत्री पत्तियों की तरह एक बीजपत्री पत्तियों में मीजोफिल यानी पर्णमध्योतक कोशिकाएं पेलिसेड यानी खंभ पर्णमध्योतक और स्पंजी पर्णमध्योतक में विभेदित नहीं होती हैं। इसके बजाय एक बीजपत्री पत्तियों में एक दूसरे से सटी हुई पर्णमध्योतक कोशिकाओं की केवल एक परत होती है, जिसका अर्थ है कि इनकी ऊपरी और निचली सतह समान होती है। यही कारण है कि एक बीजपत्री पत्तियों को आइसोबाइलेट्रल या समृद्धि पार्श्व पत्तियां कहा जाता है। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पत्तियों के बीच एक और बड़ा अंतर है, वह यह है कि एक बीजपत्री पत्तियों में रंध्र पत्ती की ऊपरी और निचली दोनों सतहों पर मौजूद होते हैं। हालांकि यह पत्तियों के लिए थोड़ा हानिकारक प्रतीत होता है क्योंकि पत्ती की ऊपरी सतह पर रंध्रों की उपस्थिति का मतलब है कि ऊपरी सतह से अधिक पानी की हानि हो सकती है। लेकिन इससे बचने के लिए कुछ एक बीजपत्री पत्तियों में विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें बुलीफॉर्म सेल्स या आवर्ध त्वक कोशिका कहा जाता है। ये बुलीफॉर्म कोशिकाएं रूपांतरित बाह्यत्वची कोशिकाएं होती हैं जो शिराओं के किनारे किनारे स्थित होती हैं और हम जानते हैं कि शिराएं संवहनी बंडलों फ्लोएम और जाइलम से बनी होती हैं। जब पौधे के पास पर्याप्त मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है तब ये बुलीफॉर्म कोशिकाएं फूल जाती हैं। इससे पत्ती की ऊपरी सतह पर्यावरण के सीधे संपर्क में आ जाती है। इस स्थिति में यदि वाष्पोत्सर्जन होता भी है तो इससे पत्ती को नुकसान नहीं होता क्योंकि इस समय पौधे के पास पर्याप्त मात्रा में पानी होता है। लेकिन जब पौधे के पास पर्याप्त पानी नहीं होता है तब ये बुलीफॉर्म कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। इससे पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं जिसके कारण अब पत्ती की ऊपरी सतह पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती है। इस दौरान केवल निचली सतह ही पर्यावरण के संपर्क में हो सकती है। इस प्रकार ऊपरी सतह के पर्यावरण के संपर्क में ना रह जाने के कारण पत्ती से पानी की हानि रुक जाती है या काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन जब हम किसी छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो वे बुलीफॉर्म कोशिकाओं के कारण अंदर की ओर नहीं मुड़ती हैं। छुई मुई का पौधा द्विबीजपत्री होता है और इसमें बुलीफॉर्म कोशिकाएं नहीं होती हैं। तो फिर इसकी पत्तियां कैसे मुड़ती हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सोचिए कि जब आप गलती से किसी गर्म सतह को छू लेते हैं या फिर आपकी त्वचा मोमबत्ती के लौ के संपर्क में आ जाती है तब क्या होता है। क्या आप बता सकते हैं कि इस स्थिति में आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है? इसका पता लगाएं और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इस प्रश्न का भी उत्तर ढूंढ लिया है कि छुई मुई की पत्तियों को छूने पर वे कैसे मुड़ती हैं।